नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह आज राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वहीं इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से कई प्रमुख राजनेता और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर समारोह में शामिल हुए और नए उपराष्ट्रपति को बधाई दी। चलिए इसी बीच रुख करेंगे सीधा एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर देहरादून से, जहां मॉरिशस पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का उत्तराखंड दौरा है। 2 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे मॉरिशस के पीएम। कृषि मंत्री गणेश जोशी करेंगे उनका स्वागत। मॉरिशस पीएम 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत पहुंच रहे उत्तराखंड। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से, जहां मॉरिशस पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र का 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। 2 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। मॉरिशस पीएम 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है और इस दौरान उनका कृषि मंत्री स्वागत करते हुए नजर आएंगे। 2 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाएगी, जैसे मॉरिशस और उत्तराखंड पर व्यापार को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। मॉरिशस पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम का ये 4 राजकीय दिवसीय दौरा रहने वाला है, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनका 2 बजे के करीब भव्य स्वागत भी किया जाएगा। मॉरिशस पीएम का ये महत्वपूर्ण दौरा उत्तराखंड के लिए भी 2 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे मॉरिशस के पीएम, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और उत्तराखंड के बारे में भी तमाम जानकारी दी जाएगी और उनसे बातचीत भी की जाएगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना और कई मुद्दों पर समझौता होने की भी संभावना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज जी, यहाँ पर मॉरिशस के पीएम का 4 दिवसीय दौरा रहने वाला है, कितना महत्वपूर्ण है ये और क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान रखे गए हैं और उसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचेंगे देहरादून एयरपोर्ट पर, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं 2 बजे के करीब देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और वहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी उनके स्वागत में जाएंगे। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड पहुंचने के बाद वो उत्तराखंड के कई जिलों का भ्रमण भी करेंगे। यदि बात करें तो इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की तस्वीर वार्ता के दौरान कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार है। भारत और मॉरिशस 2 देश हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल मॉरिशस ने यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत की थी। स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में भी काम करेंगे। वहीं इस मौके पर दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे, जिसमें भारत की तरफ से $680 बिलियन यानी कि करीब 6,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई थी। इसका इस्तेमाल मॉरिशस अपने बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में इसका प्रयोग करेगा। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं, तो उनका यह दौरा भी बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड और मॉरिशस एक अलग अलग देश लेकिन एक धड़कन के रूप में काम करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, दोनों देशों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। इस वजह से ही वो मॉरिशस की यात्रा पर भी, वो उत्तराखंड की यात्रा पर भी आ रहे हैं। वहीं इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के दिशा में भी यह मार्गदर्शन होगा और दोनों देश जो है वो आपस में एक साथ मिलकर के काम करेंगे। और यदि बात करें अर्थव्यवस्था की, तो वहां पर भी एक साथ काम करेंगे और कई ऐसे समझौते होंगे जिस पर साझा तरीके से दोनों के द्वारा काम किया जाएगा। जी बिल्कुल यशराज जी, अगर इसी बीच हम व्यापार को लेकर भी बात करें, क्योंकि देहरादून में हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा व्यापार है, कई व्यापारी बाकी देशों से भी जो है व्यापार करते हैं। हैंडीक्राफ्ट का सामान बाहर देशों में काफी पसंद किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हैंडीक्राफ्ट के व्यापार को लेकर भी पीएम यहाँ पे मॉरिशस के पीएम से बातचीत हो सकती है।
हाँ जी बिल्कुल। यदि हस्तशिल्प व्यापार की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में हस्तशिल्प व्यापार का कारोबार काफी अधिक है। और वहीं यदि बात करें उत्तराखंड जो है तो टूरिज्म का प्रदेश भी जाना जाता है। तो इसी के साथ ही साथ यदि पहले हस्तशिल्प की बात करें तो हस्तशिल्प बाजार की मांग मॉरिशस में भी काफी अधिक है। और इसलिए भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ वो देखेंगे किस प्रकार से काम करना होता है, क्या क्या नई डिजाइनें आ गई है, नई तकनीकों का विकास हुआ है। और जो मॉरिशस के पास जो नई तकनीकें हैं, मॉरिशस उन तकनीकों से भी भारत के साथ उन तकनीकों का भी साझा करेगा, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध में भी और प्रगाढ़ता आ सके। और दूसरी बात है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड का स्थान काफी विश्व में काफी अधिक है, क्योंकि यहाँ चार धाम यात्राएं भी होती है दूर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर सालों भर पर्यटक आते रहते हैं, क्योंकि ठंड के समय बर्फबारी देखने के लिए आते हैं और गर्मी के समय स्केटिंग, स्कूबा ड्राइविंग और इस तरीके की कई साहसिक गेमों को खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मॉरिशस से भी काफी पर्यटक आते हैं भारत। और भारत में आने का और सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि भारत की संस्कृति, परंपरा और यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान को भी वो देखें। इसी को देखते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो भारत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ जरूर विशेष होने वाला है, कुछ ना कुछ विशेष मिलने वाला है। भारत और मॉरिशस रिश्ते के बीच कुछ नई प्रगाढ़ता भी आएगी, जिसके कारण से मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड दौरे पर आने का उनका मकसद यह भी है कि किस तरह की लोगों को मॉरिशस में भी यदि बात करें तो लोगों का रुझान उत्तराखंड की ओर काफी अधिक रहता है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री यदि उत्तराखंड आते हैं, झीलों का भ्रमण करते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं मॉरिशस के लोगों के बीच भी यह बात जाएगी और वो भी जरूर उत्तराखंड की चीजों को, उत्तराखंड की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान और यहाँ की प्राकृतिक छटाओं का नजारा लेने के लिए जरूर उत्तराखंड आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल यशराज, ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। 2 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे मॉरिशस के पीएम। 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा उनका रहने वाला है। कृषि मंत्री गणेश जोशी इस दौरान उनका स्वागत करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी बीच रुको करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड को केंद्र से आपदा राहत मिली है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से आपदा राहत राशि मिली, जहां राहत कार्यों के लिए केंद्र से 1200 करोड़ मिले हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सीएम और मंत्री इस दौरान समीक्षा करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां कल पीएम मोदी पहुंचे थे। उत्तराखंड जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अधिकारियों संग बैठक भी की थी और आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की। राहत बचाव में जुटे जवानों से भी कई जानकारी ली। इस दौरान अब उत्तराखंड को केंद्र की ओर से बड़ी राहत दी जा रही है। 1200 करोड़ का राहत कार्यों के लिए राहत पैकेज दिया गया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अब सीएम और मंत्री बातचीत करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा के बाद इसका जायजा भी लिया जाएगा। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अधिकारियों संग कल प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की थी। कल उनका यहां पर एक दौरा रहा, जिस दौरान हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सके। हालांकि स्थलीय यहाँ पर सर्वेक्षण करते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत की, जवानों से भी बातचीत की और जिस तरीके से आपदाग्रस्त इलाके थे वहां पर जायजा लिया और ये देखा कि कितना नुकसान हुआ, जिसके बाद अब यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ का राहत पैकेज उत्तराखंड सरकार के लिए दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको किस तरीके से आगे आवंटित किया जाएगा, क्योंकि सीएम और केंद्रीय मंत्री दोनों ही अब इस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई, जहां पीएम मोदी ने यहाँ पर सर्वेक्षण के बाद बातचीत की, जवानों से भी बातचीत की और आपदा प्रभावित लोगों से बात करने के बाद 1200 करोड़ का आपदा राहत पैकेज उत्तराखंड के लिए निश्चित किया और अब ये आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद वो वापस पहुंचे। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जरूरी जांचें बंद हो गई हैं। ऐसे में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा और उन्हें मजबूरन निजी लैबों का रुख करना पड़ रहा है। कई मरीज इलाज अधूरा छोड़कर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस पर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट ने कहा कि आयुष्मान योजना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिलहाल समाधान की कोशिशें जारी हैं।
देखिए, आयुष्मान को लेके दिक्कत नहीं आ रही है। आयुष्मान की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, बहुत ही प्राणदायक फैसिलिटी है मरीजों के लिए। इसमें कुछ कोड्स में दिक्कत आती है जो जिसमें कि हायर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, सीटी, एमआरआई हो गए। तो उसमें आयुष्मान का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म भी है और वो ठीक तरीका भी है कि उसको चेक होना ज़रूरी है कि स्पेसिफिक कोड के अंदर ही वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लग सकती है। कुछ केसेस में ये होता है कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा हमें करवाना पड़ता है, जैसे ऑपरेशन से पहले एक सीटी करा लिया, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को ऑपरेशन के बाद सीटी या एमआरआई दोबारा कराने के लिए। तो उस केसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके रिलेटेड कल हमारी प्राधिकरण में बात चल रही है। हम कल मुझे खुद उनके पास जाना और वार्ता करके ये इसका बीच का कोई रास्ता निकालेंगे ताकि मरीजों को ऐसा दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ जो भर्ती मरीज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आयुष्मान में नहीं है। मरीज रेगुलरली भर्ती हो रहे हैं। आज की तारीख में भी लगभग 70 से 100 मरीज रोज़ाना हमारे अस्पताल में आयुष्मान के थ्रू भर्ती हो रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। देहरादून में पिछले 4 महीने में 81 जच्चा बच्चा की मौत दर्ज की गई है। अप्रैल से जुलाई के बीच 18 गर्भवती महिलाओं और 63 नवजात शिशुओं ने दम तोड़ दिया है। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी की गई और अस्पतालों से लेकर आशा कार्यकर्ताओं तक को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए सीएमओ मनोज कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। खटीमा में मिशन संवाद किया गया। सुनवाई भी संवाद के तहत की गई। आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने जनता दरबार और सैनिक सम्मेलन में लोगों और पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, यातायात और इसी के साथ नशाखोरी और साइबर अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। नशाखोरी पर सख्त रोक अपनाते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग फ्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री का सपना है। वहीं डिजिटल अरेस्ट जैसे नए साइबर अपराधों को लेकर उन्होंने लोगों से जागरूकता बढ़ाने की अपील की और स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया। संबंधित यहाँ पर आज काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध अच्छी कार्रवाई आज तक की गई है और आगे भी इस कार्रवाई को हम कंटिन्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ड्रग्स फ्री देवभूमि हमें बनानी है और इसीलिए आज जो विचार विमर्श हुआ इस जनता दरबार में, पुलिस जितना प्रतिबद्ध है नशे को रोकने के लिए, उतना ही सहयोग हमें जनता से भी चाहिए। और आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसी समस्या हो, जो लोग आदी हो नशे के, उनकी सूचनाएं आप पुलिस से शेयर करें तो त्वरित कार्रवाई इसमें की जाए। साथ ही साथ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं नशे से कि उनके विरुद्ध हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम हिस्ट्री शीट्स खोल रहे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर्स में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत उनका सख्त से सख्त जो है न्यायालय से उनको पनिशमेंट मिल सके। ये मामले आए हैं क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार पहले काउंसलिंग कराने का प्रावधान है। तो प्रयास यही रहता है कि हम 3 बार एटलीस्ट काउंसलिंग कराएं दोनों पक्षों की, और काउंसलिंग के बाद भी अगर उनका पारिवारिक सुलह नहीं हो पाता है तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के एक होटल में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को कुट्टू के आटे के सेवन से जुड़ी बीमारियों के प्रति सचेत किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गढ़वाल RS रावत ने कहा कि विगत वर्ष कुट्टू के आटे के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए अब व्यापारियों को निर्माण, संग्रहण और वितरण के दौरान विशेष सतर्कता यहाँ पर बरतना बेहद जरूरी है। दरअसल हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महोदय के निर्देश अनुसार हम लोग जो आगामी नवरात्र त्योहार आ रहे हैं, जैसे पूर्व में घटनाएं होती रहती है हुई है इस विषय में। जैसे नवरात्र व्रत में कुट्टू के आटे से कई की घटनाएं हुई है, जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने के लिए हमने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, कुट्टू के आटा का जो सप्लाई करते हैं, निर्माण करते हैं और क्या कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने बैठक ली गई, जिसमें सबको निर्देश किया गया कि किसी तरह का भी अगर आप कुट्टू के आटे को बिक्री करते हैं तो उस पर आप निर्माण तिथि देख लें और कोशिश ये करें कि पैकिंग डेट देख के ही उसका यूज करें और खुला आटा प्रयोग न करें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। ये हमारा मेन उद्देश्य था चर्चा का।
देखिए, कोई भी त्योहार आता है तो उससे पहले हम सभी व्यापार मंडल वालों को एक निर्देश देते हैं या उनके बीच जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, ताकि जो है किसी भी तरीके से मानकों का अवहेलना न हो या मानकों के अनुरूप जो भी खाद्य पदार्थ बेचे जाए उनका अनुपालन हो सके। तो कल इसी संबंध में हमने जनपद हरिद्वार के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे हैं और खाद्य की जो पूरी टीम है उसके साथ बैठ करके व्यापार मंडल वालों को समझाया है कि किस तरीके से त्योहारों के समय पे जो है किसी भी प्रकार का जो है बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है उसके बिक्री पे प्रतिबंध लगाए वो लोग और उसकी बिक्री ना करें। हरिद्वार में हाथियों का आतंक जारी है। बता दें कि आबादी वाले इलाकों में हाथी के आने से डर का माहौल रहता है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में दहशत है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने के आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में खेल यूनिवर्सिटी बनाने का सपना अब साकार होता दिख रहा है। राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मानसाखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के गोलापार में तेजी से आकार ले रहा है। पूरे देश की खेल यूनिवर्सिटी से सीखकर तैयार की जा रही यह यूनिवर्सिटी किस तरह अलग और बेहतरीन होगी, इसमें क्या कुछ संभावना है और क्या चुनौतियां हैं, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल बाद प्रदेश को अपनी पहली खेल यूनिवर्सिटी मिल रही है। हल्द्वानी गोलापार इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो चुकी है और अभी से फंक्शनल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल देश भर के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज का स्टडी करके उत्तराखंड की मानसखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का खाका तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी का चूंकि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लेस है वो एक्ट पारित होने के बाद हमने यूजीसी में अपना इसको रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, वो भी एक उपलब्धि हुई हम लोग की, जल्दी करा ली। अब हमारी तमाम कमिटीज बनी है जो कि करिकुलम का डिसीजन करना और जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर की जैसे होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग वगैरह, इसके बाद हम तत्काल शुरू करेंगे जो भी हमारे इसमें एकेडमिक सपोर्ट के लिए जो स्टाफ चाहिए, टीचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, उनके साथ में जिन बच्चों की वहाँ पे एडमिशन्स होने हैं उसके प्रोसेस को डिफाइन करना, ये सब प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है। वाइस चांसलर अमित सिन्हा बताते हैं कि फिलहाल यूनिवर्सिटी को यूजीसी में रजिस्टर करा दिया गया है और अब कोर्स का करिकुलम तय करने पर काम चल रहा है। शुरुआती चरण में बीपीडी, बीसीईएस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स साइंस जैसे अहम पाठ्यक्रमों को शुरू करने की तैयारी की गई है। मेरा कहना है कि अभी हमारे तमाम जो भी कोर्स होते हैं, बीपीएड का है, चाहे बीपीईएस है, चाहे बिजनेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हुआ, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हुआ, इसमें हम लोग इसी पे विचार कर रहे हैं कि कौन सा विषय ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि क्योंकि उत्तराखंड का अगर देखें तो अभी राष्ट्रीय खेलों के बाद एक खेल का जो फीवर होता है वो बढ़ा है, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी है और हम लोग पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जिस तरह से हमारे नेशनल लेवल के इतने सारे गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, 2 एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है, तो इससे ऐसा प्रतीत था कि यहाँ पे भी खेलों को लेके काफी उत्सुकता है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारा कोर्स शुरू होता है उत्तराखंड में आने के लिए काफी इस पे भीड़ रहेगी। उत्तराखंड की ये खेल यूनिवर्सिटी न सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहेगी बल्कि राज्य के युवाओं के खेल सपनों को भी पंख देगी। चुनौती जरूर है, लेकिन अगर तैयारी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी देश ही नहीं बल्कि एशिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उभर कर सामने आ सकती है। देहरादून से यशराज आनंद की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून का असर कम होने के बाद चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच 15 सितंबर से शुरू होने जा रही हेली सेवा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इस बार उन्हें जेब ज्यादा ढीली करनी होगी क्योंकि हेली सेवा का किराया 49% तक बढ़ा दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में अब हवाई सेवाएं भी शुरू होने जा रही हैं। 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को हेली सेवा के किराए में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा।
49% बढ़ा हेली सेवा का किराया। गुप्त काशी से केदारनाथ तक का किराया पहले 8500 रुपए, अब 12,444 रुपए। पाटा से केदारनाथ तक का किराया पहले 6500 रुपए, अब हुआ 8900 रुपए। सिरसी से केदारनाथ तक का किराया पहले 6500 रुपए, अब 8500 रुपए। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि हेली सर्विस को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि PTZ कैमरा, ATC, 2 कंट्रोल रूम, चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है, क्योंकि केदारनाथ के अलावा अन्य चारों धामों की हाइट काफी ऊंची है। ऐसे में मौसम हर बार कुछ ना कुछ बाधा बनकर आता है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉर्टीज आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12,000 के आसपास में। सर ये सिक्योरिटी काशी से 12,444 रुपये का प्रपोज रेट है, और सिमिलरली फाटा और सिरसी में 8,000 होने के बाद बता रहे हैं। हाँ, इससे पहले के जो रेट्स हैं वो 6,000 और 8,000 के आसपास थे। 49% का। फाटा से केदारनाथ आप बता दीजिए। फाटा से केदारनाथ का 8,500 के आसपास है, और सिमिलरली सिरसी का भी उतना ही 8,900 8,500 के आसपास। GST हो या फिर GST ये इंक्लूडेड ही है। गौरतलब है कि पहले के वर्षों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम की हेली सेवाओं के दौरान हादसे हुए थे। इसके बाद DGCA ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाए। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सिफारिश की थी कि चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाए, ताकि उड़ानों के दौरान अचानक बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटा जा सके। अब इन सिफारिशों पर तेजी से काम किया जा रहा है, और 15 सितंबर से शुरू हो रही हेली सेवाएं यात्रियों के लिए और भी सुरक्षित मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज श्री राधाकृष्णन जी ने उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करी है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हमारे तो राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे, और उनसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज सचमुच में बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह से उन्होंने जाके अभिवंदन करा अपने वेंकैया नायडू जी का और पूर्व अपने राष्ट्रपति जी धनखड़ जी का। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि किन परंपराओं में, संस्कृति के अंदर पले हुए हैं, और यही चीज़ें जो हैं हमारे देश को आगे लेकर जाने वाली हैं। तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।